स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। साथियों, 11 जुलाई हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के तथ्य, सत्य और बहुत प्रकार से फैक्ट आपके सामने आज के दिन वैश्विक और भारतीय स्तर पर जनसंख्या के ऊपर रखे जाते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज रविवार चर्चा का विषय है बढ़ती जनसंख्या कितनी समस्या। हम इस विषय पर बात करें उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। एक शिक्षक होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं हर वर्ष अपने साथी शिक्षकों के साथ मिलकर के अपने ग्राम स्तर पर हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए जाऊं, जहां के से हम एक आंकड़े इकट्ठा करते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एडमिशन की आवश्यकता है और ऐसे बच्चे कितने हैं जो ड्रॉप आउट हैं। इस सर्वे के दौरान मैंने व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव किया। जब मैं गांव के विभिन्न पूर्वे में जाता था तो वहां की जो एजुकेशन लेवल है उसके आधार पर हम इस आंकड़े पर पहुंच सके, एक व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर, कि जहां पर जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर शिक्षा का स्तर कम है। यह बातें एक धर्म या जाति विशेष पर लागू नहीं होती हैं, यह सब पर लागू होती हैं। यह एक मेरा छोटा सा अनुभव रहा कि यदि शिक्षा में हम जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करें तो यह ज़्यादा कारगर होगा। शिक्षा के माध्यम से हम कहने का मतलब है कि जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। वर्तमान के परिदृश्य में जिस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम लाने की बात की जा रही है सरकारों के द्वारा, राजनीतिक नेताओं के द्वारा, उस पर एक छोटा सा सर्वे, उसका एक फैक्चुअल, एक तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर एक विश्लेषण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, यदि इतिहास की बात किया जाए तो भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के, जब भारत के वायसराय हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में पहली बार भारत की जनसंख्या का सर्वे किया गया, जनसंख्या का गणना की गई। और दूसरा 1881 में जब लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे, और उस प्रकार से लगातार बदस्तूर जारी है। और 2021 की जो जनगणना है वह कोविड की वजह से प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारा जो अद्यतन आंकड़ा है वह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के माध्यम से जो लाया गया है, वह 2015-16 का आंकड़ा है। उसके अंतर्गत यह बताया जा रहा है कि हमारी देश की जो जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार है, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जा सकता है, वह काफ़ी स्तर तक स्टेबलाइज हो गई है, लगभग 2.2 पर। मतलब 2.2 कहने का मतलब है एक महिला सामान्यतः 2 से थोड़ा सा अधिक बच्चे पैदा करती है, जो कि एक ऑन एवरेज नेशनल लेवल पर निकाला जा सकता है। और जनसंख्या को रिप्लेसिंग या सब्स्टिट्यूट पॉपुलेशन जिसे कहा जाता है वह 2.1 होता है। लगभग हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जब हम अपने देश की जनसंख्या को स्थिर कर सकें, स्टेबलाइज कर सकें। लेकिन समस्या होती है पॉपुलेशन मोमेंटम से। अब पॉपुलेशन मोमेंटम क्या है, इसको समझने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण आपके जीवन से जुड़ा हुआ देता हूं। यदि आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, 100 मीटर या 200 मीटर की फर्राटा दौड़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जब आप अंतिम एंड लाइन को क्रॉस करते हैं तो तुरंत रुक नहीं पाते हैं, थोड़ा सा आपको समय लगता है अपनी स्पीड को जीरो करने में। वही स्थिति हम पॉपुलेशन मोमेंटम के माध्यम से भी कह सकते हैं कि जब किसी देश की जनसंख्या या किसी समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही होती है तो उसे कंट्रोल करने में, उसे नियंत्रित करने में, उसे स्थिर करने में समय लगता है। यदि एक दंपति एक बच्चा भी पैदा करता है वर्तमान की रेशियो के हिसाब से, तब भी हमें 2045 से 2050 लग जाएगा अपनी देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने में। यह आंकड़े आपको बता रहे हैं कि जो वर्तमान में जनसंख्या दर बढ़ रही है उसके पीछे हम पॉपुलेशन मोमेंटम को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम वैश्विक स्तर की बात करें तो जो विश्व पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव की रिपोर्ट आती है उसका कहना है कि जो 2019 में प्रकाशित हुई थी, उसके अनुसार से विश्व की जो जनसंख्या दर है वह लगभग 1.1 की दर से ग्रो कर रही है, और हमारी जनसंख्या भी लगभग 1.08 के आसपास पहुंच चुकी है, जिससे एक दशकीय वृद्धि दर से हम मानते हैं, मतलब उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 के आसपास आती है। कहने का मतलब है जो 2011 में हमने सर्वे किया था, जो हमारी दशकीय जनसंख्या दर आई थी, वृद्धि दर आई थी, वह 17.64 थी, उससे काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है। यदि एक शब्द में, एक वाक्य में किया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बढ़ रही है। और इसी प्रकार से हम एक यूएन
पीएफ की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, उसका मानना है कि पूरे विश्व में लगभग 15 से 20 लाख बच्चियों की भ्रूण हत्या होती है। मैं पूरे विश्व के आंकड़े की बात कर रहा हूं, और उसमें 90 से 95% जो है वह भारत और चीन जैसे विकासशील देशों की स्थिति है, जहां पर एक परंपरागत सोच है कि लड़के अपनी संततियों को ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं और लड़का होना जरूरी है वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप कह सकते हैं एक मोटे आंकड़े के अनुसार लगभग 5 से 6 लाख लड़कियां हर वर्ष इस देश में भ्रूण हत्या का शिकार होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि हम जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम लाएं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। उसका मैं एक मूल्यांकन, एक तुलनात्मक मूल्यांकन भारत के 2 राज्यों को केंद्र में रख के करना चाहूँगा। पहला राज्य है केरल। केरल की आप जानते हैं वहाँ पर जो एजुकेशन रेट है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, लगभग 94 से 95%, क्योंकि वहाँ की सरकार वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। वहीं जिन्हें बीमारू राज्य कहा जाता है, बीमारू राज्य से मेरा आशय है बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश या एमपी, आर से राजस्थान और यू से यूपी या उत्तर प्रदेश। इन राज्यों की जो फर्टिलिटी रेट है या 3 से भी ज़्यादा है। फर्टिलिटी रेट मैं पहले ही बता चुका हूं। और वहीं केरल की फर्टिलिटी रेट 1.75 के आसपास है। वहां पर किसी प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम नहीं लागू किया गया। लोगों ने शिक्षा पर कार्य किया, स्वास्थ्य पर कार्य किया, नतीजा आपके सामने है। और दशकीय वृद्धि दर की बात हम 2011 के आंकड़ों के हिसाब से करें जनसंख्या के, तो वहाँ 9.4 है। और यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 20% से भी ज़्यादा जनसंख्यकीय वृद्धि दर है। तो इन 2 आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा पर जितना खर्च किया जाए उतना ज़्यादा प्रभाव होगा। हम 2020-21 के शिक्षा बजट की तुलना करते हैं। 2020-21 में सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करने की योजना बनाई, और जिसमें से मात्र 85,089 करोड़ शिक्षा पर वास्तव में व्यय किया गया। और वर्तमान सेशन की बात की जाए 2021-22 की, तो 93,000 करोड़ सरकार ने लगभग शिक्षा पर खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो बड़े बड़े कुलपति हैं, उनका सैलरी भी उसमें इन्वॉल्व है, लगी हुई है। इस प्रकार से हमें इस साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू करना है। उसके बाद भी हमने बजट घटा दिया है, और दूसरी तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने लगभग 8,000 करोड़ बजट बढ़ाया है। जहां आपने 99,000 करोड़ बजट अलॉट किया, उसमें से 85,000 खर्च किया, और इस बार 93,000 आप अलॉट कर रहे हैं। और तुलना की जब बात आती है तो हम तुलना करते हैं उस 85,000 से जिसको हमने खर्च किया, और उसको बेस बनाते हुए हम कहते हैं कि 8,000 करोड़ ज़्यादा खर्च शिक्षा पर हुआ है। लेकिन जो अलॉटेड मनी थी उससे लगभग 6,000 करोड़ कम हुआ है शिक्षा पर व्यय। यह बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए ज़रूरत है कि हम शिक्षा, एजुकेशन फैलाएं। हम विशेष रूप से मुस्लिम संप्रदाय को लेकर के, मुस्लिम धर्म के लोगों को लेकर के परेशान रहते हैं कि इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका भी उदाहरण मैं केरल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। केरल की कुल जनसंख्या का 28% मुस्लिम आबादी है, और उत्तर प्रदेश में लगभग 18% मुस्लिम आबादी है। लेकिन जब दोनों आबादियों की आप तुलना करते हैं तो दोनों में फर्टिलिटी रेट में आपको बहुत ज़्यादा अंतर आता है। वजह फिर वही सामने घूम करके आती है, शिक्षा। और मुस्लिम जनसंख्या की ही बात मैं करूं तो 2011 के जो आंकड़े बताते हैं वह 3.4% टोटल फर्टिलिटी रेट बताती है मुस्लिम जनसंख्या की। और भारत सरकार द्वारा, जो कि मैंने अभी बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे हुआ है 2015-16 में, उसमें यह बात आई है कि वह घट करके 2.4% हो गया है। कहने का मतलब है कि यदि हम शिक्षा का प्रसार करेंगे तो इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग की जो हमारी योजनाएं हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, और उन्हें नॉर्मलाइज करना है, और उन्हें ईजी टू अवेल करना है। आज कंट्रासेप्टिव किसी भी प्रकार के हों, चाहे वह मेल्स के हों चाहे फीमेल्स के हों, उनको खरीदने के लिए उनकी पहुँच लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही है। छोटे छोटे कंट्रासेप्टिव्स के दाम बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी बहुत सी महिलाओं को गर्भवती होना पड़ता है, और अनचाहे बच्चे इस देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनकर के सामने आते हैं। तो हमें इस पर भी कार्य करना होगा। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या की दर है वह लगातार घट रही है, और इसी प्रकार से घटती रही तो 165 करोड़ जनसंख्या के साथ 2050 के आसपास हम एक स्टेबल जनसंख्या की तरफ बढ़ जाएंगे, और हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। और 2029 तक
हम चाइना को क्रॉस करने वाले हैं जनसंख्या के मामले में। वहीं हम इस सारी बातों का एक दूसरा पहलू भी आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसे पॉपुलेशन डिविडेंड या जनसंख्या लाभांश कहा जाता है। आज हमारे देश में जो कार्यशील जनसंख्या है वह कुल जनसंख्या का लगभग 62% है। 15 साल से 59 साल के आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। हमें ऐसी पॉलिसीज लानी होगी, इस प्रकार से अपने ढांचे को विकसित करना होगा कि अधिक से अधिक कार्यशील जनसंख्या को हम उत्पादक जनसंख्या में बदल सकें। जैसा कि स्किल इंडिया के अंतर्गत भारत सरकार का प्रयास है कि 2022 तक हम 50 करोड़ युवाओं को स्किल्ड करें, उन्हें कौशल विकास से जोड़ें। लेकिन यह योजना किस प्रकार से जमीन पर आ रही है, किस प्रकार जगह जगह पर कौशल विकास के आधार पर छोटे छोटे बड़े बड़े संस्थान खोले जा रहे हैं और उसमें गोरख धंधा के हिसाब से विभिन्न प्रकार के घोटालों और विभिन्न प्रकार के अनियमितताओं के आधार पर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। उसी आधार पर हम कागजी रूप से स्किल्ड देश तो बन सकते हैं, लेकिन एक वास्तविक कार्यशील जनसंख्या है वह हम अचीव नहीं कर सकते हैं। यदि हम इस मामले में चीन की बात करें तो वहाँ की 25% से ज़्यादा जनसंख्या स्किल्ड है, जिसका वहाँ पर जनसंख्या का उसे लाभ मिलता है और जनसंख्या के लाभ के बल पे ही वह दुनिया का एक निर्माता या विनिर्माण का हब बना हुआ है। वही हमारे देश में स्किल्ड लेबर काफ़ी कम है हर लेवल पर। यहाँ पर 10 से 11% विनिर्माण का संपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें कार्यशील जनसंख्या को हम खपाने का प्रयास करते हैं। आवश्यकता है कि हम लोगों को स्किल्ड करें और अपने विनिर्माण क्षेत्र में स्किल्ड लेबर को जोड़ करके अपने स्किल्ड विनिर्माण क्षेत्र की जो अनुपात है, जो उनका रेशियो है, जो उनकी प्रतिशत है वो बढ़ाएं, जिससे कि हमारे देश में रोजगार भी पैदा हो, स्वरोजगार भी पैदा हो, आत्मनिर्भर भारत भी बने और साथ ही साथ एक मजबूत पिलर्स पर हमारा देश खड़ा हो। इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिए। बातें तो बहुत सारी हैं, अगर मैं बहुत सारे सर्वे आपके सामने रखूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा और आप इन सर्वे और इन आंकड़ों में उलझ के रह जाएंगे। यदि एक लाइन में कहा जाए तो हमारी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एजुकेशन पर अधिक फोकस करना होगा। राजनीतिक लाभ के लिए, लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता के लिए हम जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम का ढिढोरा पीट सकते हैं, भारी संख्या में वोट बटोर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वह यह बताती है कि हमें शिक्षा पर, स्किल पर और लोगों के कौशल पर अधिक से अधिक धन व्यय करना होगा, जिससे हम इस देश की जनसंख्या को भी नियंत्रित कर सकेंगे और लोगों को रोजगार से भी जोड़ सकेंगे और अधिक से अधिक लोग मिल करके इस सशक्त भारत का निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप पढ़ते रहें, लिखते रहें और कोरी कल्पनाओं और ढेर सारे मैसेजेस जिनके अंदर कोई तथ्यात्मक बातें नहीं होती हैं उनसे बचने का प्रयास करें। और साथ ही साथ यदि मेरे प्रयास, मेरे द्वारा किए गए एफर्ट आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए और साथ ही साथ अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराने का प्रयास करिए कि मेरी बातों से आप कहां तक सहमत हैं और कहां तक असहमत हैं। विदा लेता हूं, नमस्कार।